स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीपीएससी 67th पीटी का जो 8 मई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो चुका था, उसका पूरा 1 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे सारे क्वेश्चन। और ये जो है एडुटेरिया की तरफ से ये दिया गया है, ठीक है। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन एडुटेरिया की तरफ से दिया गया है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे एक एक करके। और याद रखिएगा ये जो 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था 67th बीपीएससी का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो पहला का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। और इस समिति का गठन इसका शुरुआत जो है 1953 में शुरू हुआ था। और दोनों सदनों में इस समिति का सदस्य जो संख्या होती है वो 15 होती है। और यह समिति विचार करती है तथा प्रतिवेदन देती है कि नियम और विनिमय तथा नियमावली बनाने के लिए कार्यपालिका को प्रत्यायोजित शक्ति का उपयोग भली भांति हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से इसमें 15-15 सदस्य होते हैं। मतलब हर समिति दोनों में अपना अलग अलग है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। वहीं पे भारत का महान न्यायवादी बोलेगा तो आर्टिकल 76 से संबंधित है। और 302 जो है व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, ये 302 से संबंधित है। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर में भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो तीसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पे जो भारत में न्यायिक प्रणाली है वो संविधान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों पर आधारित है। तो ए और डी बोथ हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो चौथा के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। और सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में ही पारित हुआ था, किंतु उसे 1983 में लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकायुक्त जहाँ पे सबसे पहले लागू हुआ था वो महाराष्ट्र में 1971 में। लेकिन अगर पूछेगा सबसे पहले अधिनियम किस राज्य ने पारित किया था तो ये उड़ीसा हो जाएगा। और अगर बिहार के लिए पूछे तो बिहार में लोकायुक्त का गठन वर्ष 1974 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में। 5वां बोल रहा है कि एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो 5वां का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो थे भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्यरत थे। और ये मद्रास तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। और 2003 से 2006 के तक ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण जो खेल है वो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित टोटल 29 विषय शामिल किए गए हैं। 7वां नंबर में आइए, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं। तो 7वां का इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है, जिसे अनुदान की मांग कहा जाता है। और वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मांग रखी गई थी। नेक्स्ट है ये 8वां नंबर में। 8वां नंबर बोल रहा है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो 8वां का ये हो जाएगा ऑप्शन है 1953 में। यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोग्राम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर
विकास कार्य को आगे बढ़ाना था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोला कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो 9 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योगपतियों में से इसका नहीं चुना जाता है। हालांकि ये लोग अपना बैकडोर तो हमेशा अपनाते हैं और अपना प्रतिनिधि हमेशा पैसे के दम पे शामिल कर ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है संविधान में ये उद्योगपति से जो है वो इसमें सदस्य नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो 10वां का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति और कार्यान्वयन में जो है विभाजन प्रणाली संबंधित है। प्रशासन से मुक्त एक अलग नीति विभाग सामान्य स्टाफ बनाकर ही सफल योजना निर्माण किया जाना संभव है। इसी प्रणाली को विभाजन प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, बोला कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 11 का यहाँ पे विचार करना है, 4 कथन दिया गया है, पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से सही है। तो यहाँ पे देखिए वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है जो कि गलत है, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, तो दूसरा यहाँ पे सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं, ये भी सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, ये गलत है, 1951 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे 2 और 3 केवल सही है, तो इस वजह से यहाँ पे देख लेते हैं 2 और 3 किस में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, न कि सांविधिक। 12 नंबर में आइए, बोला डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो 12 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 और उससे ऊपर के सभी छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना है। तो कक्षा 6 से ऊपर, तो यहाँ पे देख लें 6 और उससे ऊपर, तो ये 6ठी 7वीं 8वीं BCD तीनों हो जाएगा, एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 13 नंबर में, बोला बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो 13 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक, ठीक है, जिसमें आपको कृषि में यूज होने वाले यंत्रों का भी यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए क्यों, क्योंकि UNDP की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लिए बिहार का मानव विकास सूचकांक 0.536 था, ठीक है। तो यहाँ पे से इसमें कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और मानव विकास सूचकांक में 3 सूचकांक शामिल किया जाता है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है, 3 घटक इसके होते हैं। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। तो 15 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा 22,511 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, बोला बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे बुरा उपयुक्त में से कौन से सही कथन है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 कथन दिया गया है, 1 मिनट, ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, तो जिसमें से आपका 1 और 3 केवल सही है, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया, सही है। और BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, तो ये सही है। 1 और 3 केवल सही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, बोला 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.12%। ये सब करंट का है, ठीक है। तो करंट भी आप लोग को मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ इसमें डाटा वाइज भी दे रहा है। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है।
कई बार अध्यक्ष पूछा गया था, लेकिन इस वर्ष सदस्य नहीं है पूछा जा रहा है, जो कि इसको और टफ बना दिया है। तो 18 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदीप्तो मुंडले जो हैं ये सदस्य इसके नहीं है। देखिए 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। इसके अलावा इनमें अन्य 4 सदस्य हैं, जिनमें अनूप सिंह, ठीक है, अनूप सिंह हो जाएंगे एक, अशोक लहरी हो जाएंगे, और 2 हो गया, एक रमेश चंद्र हैं और एक अजय नारायण झा हैं। तो ये 4 लोग आप लोग याद रखिएगा। जबकि सुदीप्तो मंडले जो थे वो 14वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में काम किया था। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में, हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 74%। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, 20 नंबर बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.8%। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। यही जो है आपका आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किससे पता चल सकता है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, बोल रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पे ग्रामीण है, अगर शहरी पूछेगा तो शहरी का जो है वो 2021 से लेकर 2026 तक है, लेकिन यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दिया गया है, तो इसका याद रख लें 2020-21 से लेकर के 2024-25 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार करने की शीर्ष एक निकाय है, और इस परिषद में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो नीति आयोग के यहाँ पे सदस्य बोल रहा है, तो योजना और कार्यक्रम मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, कौन इसमें हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है आपको इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें कैबिनेट मंत्री नहीं है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं वो नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों के इसमें प्रतिनिधि नहीं दिया गया है, और नीति आयोग के इसमें सदस्य नहीं दिया गया, ना कि सचिव दिया गया, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो ये सब में से ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, बोरा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो 24 के यहाँ पे देख ले, इसका ऑप्शन देखिए ए का जो है सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग जो हो जाएगा, सरकारिया आयोग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध से, और सी रंगराजन समिति हो जाएगा ये गरीबी की माप की कर प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, और पारेख समिति जो है वो हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित, और नरसिम्हन समिति है ये हो जाएंगे बैंकिंग क्षेत्र सुधार से इनकी समिति बनी थी। तो इस तरह से ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, बोरा निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम में चुने। तो 25 का यहाँ पे देखिए 25 का कैसे हो जाएगा, तो शीर्ष चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? शीर्ष चावल उत्पादक राज्य यहाँ पे पर हेक्टेयर नहीं पूछ रहा है, चावल उत्पादक केवल पूछ रहा है। तो सबसे पहले पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पंजाब। तो देखिए पश्चिम बंगाल, उसके बाद है पंजाब, तो ये दोनों अभी मैच कर रहा है पहला ऑप्शन। उसके बाद देखिए उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए 26 नंबर, 26 बोल रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो 26 के यहाँ पे देख लेते हैं,
भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 8 कब हुआ था इसका, 1 मिनट। देखिए, प्रस्ताव 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसके बाद इसका प्रस्ताव जो पारित, हाँ देख लीजिए, एक एक करके इसमें हम लोग देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, तो क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था वो मार्च 1942 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, ये 8 अगस्त 1942 है और दूसरा नंबर क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च 1942 है। अब आइए गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन। तो लॉर्ड वेवेल का आगमन जो है यानी कि 1 अक्टूबर 1943 का इसका आगमन हुआ था। इनका कार्यकाल भी 1 अक्टूबर 1943 से लेकर 21 फरवरी 1947 तक था। तो ये अक्टूबर 1943 में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन का आगमन 25 मार्च 1946 को दिल्ली में हुआ। तो ये सबसे बाद में, इसका मतलब सबसे पहले जो है क्रिप्स मिशन का आगमन हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसका जो आगमन था वो मार्च 1942 में था। तो सबसे पहले जो घटना हुई है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में, 27 बोल रहा है कि ईस्वी 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। तो 27 का ये तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, ईस्वी संख्या 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ये आप लोग को पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीशपुर। ये सब जो आसान क्वेश्चन है उसका पूरा डिटेल्स हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये सब आप लोग को पहले से पता होगा। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो ये सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और ये 9 नवंबर 1942 को भागे थे हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 सहयोगियों के साथ। 31 नंबर में आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में जो आयोजित किया गया था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे। तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये जो 1922 में जो हुआ था ये गया में हुआ था और इसका जो अध्यक्षता किए थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास किए थे और ये दिसंबर में हुआ था। नेक्स्ट आइए 32 में, ईस्वी संख्या 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ये अंतरिम सरकार बनी थी उसमें पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो 33 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और गद्दर आंदोलन की शुरुआत पूछेगा तो ये 1 नवंबर 1913 से माना जाता है, ठीक है। और गद्दर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो स्थापना हुई थी ये यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था इसका। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में, बोल रहा है ईस्वी संख्या 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में, 35 नंबर बोल रहा है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया। तो यहाँ पे 36 का याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है ये 37 नंबर, ईस्वी संख्या 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, उसके अनुसार जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वैसे अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिल करके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश ने जोड़ा था। मतलब नेताजी इनका उपाधि किसने दिया था, किस देश ने जोड़ा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी ने। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। तो ये आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी हो जा सॉरी
ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन जो थे वो चटगांव शस्त्रागार वर्तमान जो है ये बांग्लादेश में चला गया है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में, 40 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, हाँ 40 बोल रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो ये आप सभी जानते हैं, नील विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स था, तो मैथ्स का जो है केवल मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग इसको बना करके खुद से सॉल्व कीजिएगा। और जो क्वेश्चन पेपर आप लोग घर लेकर के आए होंगे 8 मई को, उसमें से आप ये क्वेश्चन देखिएगा और आपको देखिएगा कि आपका ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो इसका मैं केवल आंसर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो 10 क्वेश्चन मैथ्स था वो बहुत ही आसान प्रकृति का था, लगभग सभी लोग इसके सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। चलिए एक एक करके हम इसका देख लेते हैं आंसर। 41 का जो क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्वेश्चन अगर बनाना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ के बना लीजिएगा और फिर इसको प्ले कर लीजिएगा नेक्स्ट के लिए। तो चलिए 41 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 24 मीटर। नेक्स्ट है ये 42 क्वेश्चन जो है मैथ्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है ये 43 में, 43 का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोपहर 12:48। नेक्स्ट है ये 44 में, 44 का जो आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का आपका ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट है ये 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट है ये 46 में, 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17। नेक्स्ट है ये 47 में, 47 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 628,372। 48 नंबर में आइए, 48 नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में, 49 नंबर का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। नेक्स्ट है ये 50 नंबर क्वेश्चन में, तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.1 सेकेंड। ठीक है, तो मैथ 10 क्वेश्चन और साइंस 30 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है। चलिए नेक्स्ट आइए 51 में, 51 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इसमें से गलत विकल्प जो है तो ये ऑप्शन ए जो है ये गलत है, बाकी सभी तीनों सही हैं। यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये गलत है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण ऐसा होता है, ना कि इलेक्ट्रॉनों के कारण। नेक्स्ट आइए 52 में, 52 में बोला निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो 52 का यहाँ पे गलत ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, कि एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये जो है ये गलत है। देखिए एक्रिलिक एक कृत्रिम तंतु है जो ऊन जैसा दिखता है, जिसे कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 53 में, बोला ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 53 का यहाँ पे जो सत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो 53 का यहाँ पे डी हो जाएगा। और ये दोनों जो है कार्बन के दो अपरूप होते हैं, इसलिए इनका जो है समान रासायनिक गुण ये रखते हैं। नेक्स्ट है ये 54 नंबर में, 54 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो प्रमुख घटक यहाँ पे बोल दिया, तब देखिए ब्यूटेन हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पे ब्यूटेन और प्रोपेन ऑप्शन ई मार दिए होंगे, तो उनका गलत है। यहाँ पे प्रमुख पूछ दिया है कि पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक, तो ब्यूटेन हो जाएगा क्योंकि इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है ये 55 नंबर में, बोला पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो 55 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी परासरण। ठीक है, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है ये 56 नंबर में, बोला बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है
वह है, तो वह क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वह बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आइए 57। बोला कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ तो क्या होता है? तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं रात के समय। नेक्स्ट है 58 नंबर में, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो किसकी कमी से पूछ रहा है? तो 58 का सी हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से कीट भक्षी पौधे मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट आइए 59 में, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, तना जड़ों, पत्तियों और फूलों के बीच की एक कड़ी है। तना पौधों को सहारा प्रदान करने के साथ साथ अन्य कई कार्य करते हैं जो निम्नलिखित है। भंडारण में, ठीक है, तो भोजन के भंडारण में भी, पौधों को आकार देने में भी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्य हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में, आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो 60 का यहाँ पे होता है RH फैक्टर में भी ये संगत होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन में RH फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें भी इसको संगत होना चाहिए। नेक्स्ट है ये 61 में, पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि स्थित होती है। तो ये किस में स्थित होती है? तो ये जो है आपका 61 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हो जाएगा वो मस्तिष्क में होती है, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि जो है वो श्वास नली ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे होता है, ठीक है। और पाराथायराइड जो है वो थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। नेक्स्ट है ये 62 नंबर में, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 62 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पराध्वनि तरंगों का, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का। नेक्स्ट है ये 63 में, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। तो 63 का आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन सी जो हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, केवल एंटीजन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है ये 64 में, निमोनिया एक संक्रमण है। तो 64 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ों का संक्रमण है। निमोनिया रोग से जो है फेफड़ा जो है वो प्रभावित होता है, और निमोनिया जो है वो न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ये 65 नंबर में, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो दर्पण जो है वो अवतल दर्पण होगा, तभी ऐसा उसको प्रतीत होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में वो वास्तविक या आभासी दोनों बनता है, या फिर इसमें आवर्धित या फिर समान आकार का और सीधा बनता है। तो ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन इसका होता है कि क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे कहाँ रहेगा, जब फोकस पे रहेगा, जब सी पे रहेगा, वक्रता केंद्र पे रहेगा, जब अनंत पे रहेगा, तो कैसे ये प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, उसमें सारा में अवतल, उत्तल और समतल में सब ये डिवाइड होता है। नेक्स्ट है ये 65 एक 66 में आइए 66 क्या बोल रहा है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? तो 66 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है जब पंखा चल रहा होता है, तो इस वजह से हमें ठंडा का अनुभूति होता है। नेक्स्ट है ये 67 में आइए, बोला रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो टिमटिमाने का जो कारण होता है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 68 में, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो हो जाएगा वो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया हो जाएगा। तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और नाभिकीय रिएक्टर जो है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया।
रिएक्टर जो हो जाएगा नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, हाइड्रोजन बम जो हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है ये 69 में बोल रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट है ये 70 नंबर में, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 71 नंबर में आइए, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा, तो 71 का इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जितना घनत्व के कारण जो स्थान छोड़ा होगा वो फिर वही उतना फिर भर जाएगा। 72 में आइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 72 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गैल्वेनोमीटर जो है वो यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध दिया गया है, तो ये गलत है। गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा और विद्युत धारा की दिशा को यहाँ पे फाइंड करता है, तो ये डी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी इसमें सही हैं। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में, बोला यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे क्योंकि निर्वात है, कोई वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में, बोला जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का क्या कारण है, तो 74 के यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 75 में, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, तो यहाँ पे देख लें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट है ये 76 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो 76 के यहाँ पे ए हो जाएगा, चूना पत्थर जो है वो सीमेंट का मुख्य घटक है, ये 60 से 65% होता है सीमेंट में। नेक्स्ट है ये 77 में, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं, ठीक है, जबकि परमाणु संख्या में ये समान होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में समान होते हैं, केवल ये द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट है ये 78 में, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है, तो 70 का ये हो जाएगा त्रिक बिंदु, ठीक है, यानी कि ट्रिपल पॉइंट। 79 में ये एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ये आप सभी जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बॉक्साइट। वहीं पे अगर कैलामाइन जो है, ये कैलामाइन जस्ता का यानी कि जिंक का है, और गैलेना जो है वो सीसा यानी कि लेड का है, पीबी, और कैल्साइट जो है वो चट्टानी खनिज है। नेक्स्ट है ये 80 नंबर में, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, तो ये क्षारीय विलयन का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 81 नंबर में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है, तो 81 का सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है ये 82 नंबर में, 82 में बोल रहा है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है, तो ये सभी जानते हैं स्पुतनिक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा रूस। 83 में आइए, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, तो ये जो पदभार ग्रहण किए हैं ये 46वें राष्ट्रपति के रूप में किए हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। और कमला हैरिस जो है वो पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दी हैं। नेक्स्ट है ये 84 में, 84 बोल रहा है 84 बोल रहा है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे, तो 84 का यहाँ पे हाँ विदेशी अतिथि पूछ रहा है, तो 84 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नेता भाग नहीं लेंगे।
और यह कोविड के कारण मतलब ऐसा फैसला लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 85 में, 85 बोला यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो 85 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, टीएस त्रिमूर्ति। ठीक है, तो भूटान में भारत की राजदूत के तौर पर कार्यरत वरिष्ठ राजनयिक रुचिका कंबोज हैं। इनको न्यूयॉर्क में, यहाँ पे फुल फॉर्म टीएस त्रिमूर्ति है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और इनको क्या किया गया है कि न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में टीएस त्रिमूर्ति का स्थान लेंगे। तो यहाँ पे जब एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब ये क्वेश्चन था तब थे टीएस त्रिमूर्ति। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो टीएस त्रिमूर्ति थे। अब जो है वो आपका 1 अगस्त 2022 से रुचिरा कंबोज जो है वो इनका स्थान ग्रहण कर लिए हैं। नेक्स्ट आइए 86 नंबर में। बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो 86 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट आइए 87 में। 87 बोल रहा है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 87 का याद रखिएगा ऑप्शन बी, 1913 को। देखिए 12 दिसंबर 1911 को भारत द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। 1912 में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्य वाली बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी। 88 में ये बिहार से रश्मि कुमारी एक, तो ये क्या है रश्मि कुमारी? तो याद रखिएगा ये कैरम चैंपियन है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 में बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो 89 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है ये 90 नंबर में, बोल रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए पूछ रहा है। तो 90 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे नोट कर ले। और अगर पूछेगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, तब वहाँ पे 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 91 नंबर में। 91 बोल रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2006 में। और ये जो किया गया था ये किया गया था अनुच्छेद 243 डी के तहत। नेक्स्ट है ये 92 नंबर में, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 92 का हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 को। तो बिहार झारखंड का जो स्थापना हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और ये भारत का 28वां राज्य बनाया गया था झारखंड को, और तेलंगाना को 29वां। नेक्स्ट है ये 93 नंबर में, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो 93 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल और उद्यमिता विकास पर ये आधारित है। और बिहार के वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया था। नेक्स्ट है ये 94 नंबर में, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 94 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 95 नंबर में, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, खगड़िया से। ठीक है, 20 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है ये 96 नंबर में, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो कोविशील्ड आप सभी लोग जानते होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
वहीं अगर कोवैक्सीन पूछता तो ये भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। और कार्बोवैक्स अगर पूछेगा तो ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा, और जैकोब डी पूछेगा तो जायडस कैंडिला के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है ये 97 नंबर में, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो ये अटल सुरंग जो है रोहतांग में, वो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इसकी लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 9.02 किलोमीटर। और ये जो है अटल सुरंग वो 3000 मीटर की ऊंचाई से अधिक दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट है ये 98 नंबर में, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तो 98 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। नेक्स्ट है ये 99 नंबर में, 99 नंबर बोल रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। यहाँ पे अल्पसंख्यक समूह हो जाएंगे हिंदू धर्म, जैन और भी जो है मुस्लिम छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट है ये 100 नंबर में, बोरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। तो ये किसे संदर्भित करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण से। नेक्स्ट है ये 101 नंबर में, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो इसमें किसकी कोई विधायिका नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लद्दाख का। लद्दाख में कोई भी विधायिका नहीं होगी। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है ये, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय ही होगा। यानी जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय है वो भी लद्दाख का, उसका भी उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है ये 102 नंबर में, बोल रहा है 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है। तो 102 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेश झिंगन। नेक्स्ट है ये 103 नंबर में, 103 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। तो 103 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 2019 को, और इसमें सालाना 6000 रुपया दिया जाता है किस्त वाइज। नेक्स्ट है ये 104 में, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था। तो 104 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता था। नेक्स्ट है 105 में, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो 105 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 19। ठीक है, और 19 में से 5 स्वर्ण था, 8 रजत पदक था और 6 कांस्य पदक इसमें शामिल था। नेक्स्ट है 106 नंबर में, बोल रहा भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली, तो 106 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अगस्त 2021 को। तो भारत ने 1 अगस्त 2021 को अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के लिए फ्रांस से पदभार ग्रहण किया था। यानी इससे पहले फ्रांस था, उसके बाद भारत को दिया गया। नेक्स्ट है ये 107 नंबर में, बोल रहा है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था। तो 107 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर जनरल क्रिस डोन्यूहू। ठीक है, मेजर जनरल क्रिस डोन्यूहू। नेक्स्ट है 108 नंबर में, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, डसॉल्ट एविएशन हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके कारण विवाद भी चल रहा है। 109 में आइए, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी। तो 109 का डी हो जाएगा, जून 2020 ईस्वी में। ठीक है, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में।
एक्चुअली पूरा अगर डेट पूछेगा तो ये 15 जून 2020 को हुआ था। 110 में ये पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है, बहुत चर्चा में रहा, तो ये इजराइल में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है ये 111 में फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस 1939 में। नेक्स्ट है 112 नंबर में अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो 112 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लियाकत अली खान। देखिए 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था और कालांतर में ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है ये 113 में ईस्वी संख्या 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू ने, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 114 नंबर में गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। 115 में आइए बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो 115 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है 116 नंबर में 116 बोल रहा है कि ईस्वी संख्या 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो 116 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 117 नंबर में बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी संख्या 1931 का गठन किसने किया था, तो 117 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। और बिहार समाजवादी पार्टी इसकी औपचारिक जो गठन हुआ था वो 1934 में हुआ था। नेक्स्ट है ये 118 में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में हो जाएगा। और नेक्स्ट है ये 119 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो 119 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल जो है वो गुजरात में है, भगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है 120 नंबर में चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो 120 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी करिकाल। ठीक है, तो चोल वंश का याद रखिएगा, ये हो जाएगा इसका संस्थापक करिकल थे। नेक्स्ट है 121 नंबर में बोल रहा है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो 121 का हो जाएगा ऑप्शन बी महाकश्यप। देखिए बौद्ध संगीति का तो आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि बौद्ध संगीति से हर बार एक क्वेश्चन कुछ न कुछ रहता है, 4 बौद्ध संगीति से संबंधित है। नेक्स्ट है 122 नंबर में किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था, तो 122 का सही हो जाएगा भारवी ने, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किरातार्जुनीय पुस्तक जो है वो भरावी ने लिखा था, जिसका अर्थ होता है किरात वेशधारी शिव और अर्जुन की कथा। नेक्स्ट आइए 123 नंबर में बोल रहा है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो 123 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है ये, और इसका कुतुब मीनार का जो निर्माण का जो प्रारंभ हुआ था, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में शुरू किया था और जो अंतिम जो इसका निर्माण किया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 124 नंबर में बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य पूछेगा तो हरिहर और बुक्का ये इसके संस्थापक थे और इसके स्थापना जो थे वो 1336 ईस्वी में किया गया था, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। 125 में ये किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, तो 125 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर के काल में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 125 हो गया। नेक्स्ट आइए 126 में 126 का बोल रहा है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो 126 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्बुल फजल के द्वारा। 7 साल के मेहनत के बाद अब्बुल फजल ने 1598 में अकबरनामा पूर्ण करके सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत की और यह 3 जिल्दों यानी कि 3 खंडों में बटा हुआ था और तीसरा जो खंड है वो है आईने अकबरी, याद रखिएगा ये। 127 में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो 127 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास में।
ठीक है। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में 1792 ईस्वी में ये लागू की गई थी। नेक्स्ट आइए 128 में 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये हो जाएंगे बीडी सावरकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 129 में 129 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी एनी बेसेंट। ठीक है। और ये दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और प्रथम अगर भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछेगा तब सरोजनी नायडू हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए 130 नंबर में बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये तो हो जाएंगे ऑप्शन डी बाबा साहेब अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इस जर्नल के द्वारा उन्होंने तथाकथित ब्राह्मणवाद और मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया था। नेक्स्ट आइए 131 नंबर में पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? 131 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा और गोदावरी नदियों से। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ती है। नेक्स्ट आइए 132 नंबर में बोरा निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही है? तो यहाँ पे 132 का देख लीजिए 1 2 4 1 2 और 4 जो सही है, 3 जो है इसमें गलत है। यानी कि एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, गलत है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ये सही है। और ड्रमलिन जो है ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये सब सही हैं। तो 1 2 और 4 जो है वो सही हैं। तो 1 2 4 देख लें तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 133 में भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो 133 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड में। नेक्स्ट आइए 134 में बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो 134 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गया। ठीक है, कोडरमा से सटा हुआ है गया, इसलिए यहाँ पे गया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए 135 में सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का पूछ रहा है तो यहाँ पे याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। 135 का बी हो जाएगा पटना में। बहुत लोग भोजपुर वगैरह कुछ मारे होंगे तो गलत है, ये पटना हो जाएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में होता है। नेक्स्ट आइए 136 में दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो 136 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट आइए 137 में बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो 137 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी कांवर झील, बेगूसराय में ये स्थित है। नेक्स्ट आइए 138 में ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 138 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा गया में। ब्रह्मयोनी हिल जो है वो गया में स्थित है। नेक्स्ट आइए 139 नंबर में बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो 139 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम कृषि क्षेत्र में ये सबसे ज़िले इसमें आते हैं, सर्वाधिक 13 ज़िले बिहार के इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आइए 140 में जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो जियोडेसी जो है पृथ्वी की आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण को सटीक रूप से मापने और समझने की पृथ्वी का एक विज्ञान है। तो ये जो है वर्तमान में प्रचलित शब्द जीपीएस का संबंध जियोडेसी विज्ञान से है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पृथ्वी की आयाम की माप यहाँ पे तो सही है, अंतरिक्ष क्रस्ट वाक्य पर रिकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, एक बार ये आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 141 में आइए
महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 141 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ए वेनेगर। इसको याद रखिएगा, महाद्वीपीय अगर पूछेगा बहाव का सिद्धांत तो ए वेनेगर याद रखिएगा। और ये जो सिद्धांत था ये वेनेगर ने 1912 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट आइए 142 में सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा द्वीप के समानांतर है। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर सुंदर गर्त सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ट्रेंच को गर्त बोलते हैं। 143 में ये एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो 143 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन के कारण। ठीक है, और इसी बल के कारण जो हवाएं हैं वो विक्षेपित यानी कि मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट आइए 144 में। 144 बोला निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो 144 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान का। लेबनान का जो है वो मृत सागर के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट है 145 नंबर में बोल रहा है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट जो कि एक भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइटेनियम का। इल्मेनाइट टाइटेनियम लॉ ऑक्साइड खनिज है जिसका अर्थ सूत्र FeTiO3 होता है और यह भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। 146 में ये बोला निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो 146 के यहाँ पे देख लें, गलत केवल 3 जो है वो गलत है और 1 और 2 जो है सही है, यानी कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक खड़ी है, ये भी सही है। और तीसरा जो बोल रहा है प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती, गलत है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 147 में बोल रहा है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो 147 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जियोसिनक्लाइन के रूप में। ठीक है, इस तरह का भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है 148 में निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो 148 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की वुल्लर झील जो है वो भूगर्भिक क्रियाओं से घनी है और यह भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का प्राकृतिक स्रोत है। वहीं पे अगर लोकतक झील का बात करें तो लोकतक झील जो है वो मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित मीठे पानी का ये झील है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा वुल्लर और लोकतक। नेक्स्ट आई 149 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? जो ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शनि ग्रह का जो है घनत्व सबसे कम है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो पृथ्वी ग्रह का है। नेक्स्ट आइए, और ये जो 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था 67th BPSC PT का, उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो यहाँ पे इसका सही, 1 मिनट, यहाँ पे ये जगह का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जगह का नाम है। तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लौह अयस्क खनन यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो झारखंड का अधिकांश लौह अयस्क सिंहभूम में अवस्थित है और पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। चिड़िया जो यहाँ पे जगह का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका वीडियो नहीं बनने का कारण यही था कि बहुत सारा क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पे एडिटोरिया ने इसका पूरा अच्छे से रिसर्च करके पूरा डिटेल वाइज यहाँ पे पूरा 150 क्वेश्चन का यहाँ पे विश्लेषण किया है व्याख्या सहित। इस वजह से मैं ये वीडियो बना लिया, क्योंकि आप लोग बहुत सारे जो लोग होंगे वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक विस्तृत जो है वो वीडियो अपने चैनल पे ऑथेंटिक रूप से डाला जाए। तो यहाँ पे डाल दिया गया है, और ये एडिटोरिया की तरफ से जो आया है बुक, न्यू बुक, उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, इसका आंसर के साथ इसमें वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट आप लोग को अच्छा लगा हुआ होगा, और आप लोग जो अपने टेस्ट देकर आए थे तो एक बार मिला सकते हैं कि आपके उसमें कितने नंबर आ रहे थे, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि उसमें कितना आया था और कितने से आप लोग
कम थे। ठीक है, तो कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 100 प्लस ही आने का चांस रहे आने वाले एग्ज़ाम में, जो 67 का बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह का वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।